जी, अब जो है वो हम इम्प्लीमेंट करेंगे, इम्प्लीमेंट स्ट्रैटेजिक प्लान्स। दिस इन्वॉल्व्स कम्युनिकेटिंग, कम्युनिकेशन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट। उसके बाद आएगा स्ट्रैटेजी टू एम्प्लॉयज़ एंड स्टेक होल्डर्स। ठीक है, अब एम्प्लॉयज़ तक भी हमें अपना कम्युनिकेशन पहुंचानी है। आपको पता है बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर क्या होता है, टॉप टू डाउन कम्युनिकेशन हो रही होती है, सिर्फ ऑर्डर्स आ रहे होते हैं जो नीचे वालों को फॉलो करने एम्प्लॉयज़ को। ठीक है, बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि कम्युनिकेशन बहुत अच्छी होती है, ठीक है, एम्प्लॉयज़ भी बात कर पा रहे होते हैं ऊपर तक, टॉपवर्ड कम्युनिकेशन भी होती है वहाँ, और हॉरिजॉन्टल भी होती है। हॉरिजॉन्टल क्या होती है कम्युनिकेशन? डिपार्टमेंट टू डिपार्टमेंट जो है आप बात कर रहे हैं आपस में, एक दूसरे का कोऑर्डिनेशन बहुत अच्छा है। तो ये सारी क्या कहलाएगी, कम्युनिकेशन हो रही है, टॉप टू डाउनवर्ड भी हो रही है, अपवर्ड भी हो रही है, और हॉरिजॉन्टली भी हो रही है, डिपार्टमेंट टू डिपार्टमेंट में भी हो रही है। तो ये कम्युनिकेशन एम्प्लॉयज़ के दरमियान होगी, एम्प्लॉयज़ तक आप अपनी बात अच्छी तरह पहुंचा सके, एम्प्लॉयज़ समझ जाए उस चीज़ को, और फिर क्या करें, उसके ऊपर वर्कआउट करना शुरू करें। तो ये बहुत क्लियर होनी चाहिए हमारी कम्युनिकेशन प्रोसेस। ठीक है, एम्प्लॉयज़ के बाद आते हैं स्टेक होल्डर्स। अब स्टेक होल्डर्स कौन कौन हो सकते हैं? तो स्टेक होल्डर्स याद रखना बहुत सारे लोग होते हैं। स्टेक होल्डर्स वो हमारे सप्लायर्स भी हो सकते हैं, तो जो पीछे से माल हमें सप्लाई कर रहे थे, ठीक है, किसी भी तरह की पीछे से फाइनेंसेस कर रहे थे, और डिफरेंट चीज़ें किसी भी तरह से हमारे पीछे से मददगार थे। ठीक है, और फिर हमारी जो है वो एक जो है वो खड़ी हुई थी, जिसे कहना चाहिए ऑर्गेनाइजेशन, एक बिल्डिंग, एक कोई भी जहाँ काम हो रहा था हमारा प्रोसेसिंग में था। और फिर इसके बाद जो है वो आगे वाले भी हमारे स्टेक होल्डर्स होते हैं, वो कस्टमर्स भी होते हैं, फीडबैक जो हमें दे रहे होते हैं, ये सारे लोग जो ये भी स्टेक होल्डर होते हैं, इनका कोई ना कोई हिस्सा, कोई ना कोई चीज़ जो है वो पड़ी होती है। इन्वेस्टर्स भी कर रहे होते हैं, क्योंकि वो देख रहे होते हैं कि अगर ये जो ऑर्गेनाइजेशन है आगे जा रही, तो वो अपना पैसा उस पर लगाते हैं, इन्वेस्ट करते हैं, तो वो लोग भी होते हैं। तो ये सारे जो है इनका कोई ना कोई मफाद कहीं ना कहीं से वाबस्ता होता है, और वो उसके स्टेक होल्डर्स होते हैं। ठीक है, तो इसमें काफ़ी सारे लोग मैंने बता दिया, अंदर के लोग भी हैं, आपके मैनेजमेंट, आपका स्टाफ, आपके एम्प्लॉयज़, ठीक है, ये लोग भी स्टेक होल्डर्स हैं, पीछे वाले भी स्टेक होल्डर्स हैं जो फाइनेंस कर रहे हैं, जो माल सप्लाई कर रहे हैं, आपके सप्लायर्स हैं ये, और आगे वाले भी आपके स्टेक होल्डर्स हैं, कस्टमर्स हैं, क्योंकि कस्टमर्स को क्या चाहिए, क्वालिटी चाहिए। ठीक है, कम कीमत के अंदर अच्छे से अच्छी चीज़ उनको मैसर आ जाए, तो वो कस्टमर जो हैं वो भी स्टेक होल्डर हैं, वो आपकी क्वालिटी को भी जज कर रहे होते हैं, और सारी चीज़ें आपको फीडबैक दे रहे होते हैं, और आपको सब कुछ आगे इन्वेस्टर जो देख रहे हैं वो भी स्टेक होल्डर है कि आया हम यहाँ पे लगाएं, हमें फ़ायदा होगा, फ्रूटफुल होगा, हमारे लिए नहीं होगा। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये इसके अंदर इन्वॉल्व होती हैं स्टेक होल्डर्स के अंदर। ठीक है, एलोकेटिंग रिसोर्सेज टू इम्प्लीमेंट द प्लान। अब रिसोर्स एलोकेट आप खुद भी करेंगे, या दूसरे लोग खुद भी आपके पास अपनी रिसोर्सेज लेकर आएंगे कि हम भी आपके साथ काम करना चाहते हैं। मतलब बाज़ औक़ात ऐसा भी होता है, अच्छा बाज़ औक़ात आप खुद रिसोर्स एलोकेट कर रहे होते हैं कि मैं ये वाला काम शुरू कर रहा हूँ, तो उसके लिए मुझे इन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, तो आप खुद तलाश कर रहे होते हैं, तो मार्केट में जाते हैं, और ये सारी चीज़ें, तो ये जो है इस तरीके से आप इन चीज़ों से गुजरते हैं। द कंपनी शुड मॉनिटर प्रोग्रेस। अब जो कंपनी है वो अपनी प्रोग्रेस को मॉनिटर करेगी, एंड मेक एडजस्टमेंट्स टू द प्लान एज नीडेड। ठीक है, अब कुछ एडजस्टमेंट करेगी प्लान के अंदर जो ज़रूरत के तहत, उसके बाद इवेलुएट करेगी नताइज क्या निकले। ठीक है, एंड कंट्रोल स्ट्रैटेजिक इम्प्लीमेंट। और सबसे छोटा वर्ड जैसे मैं कहती हूँ, और सबसे ज़्यादा मुश्किल काम यही होता है, कंट्रोल करना। ठीक है, कंट्रोल करना, आमतौर पे हम कहते हैं कंट्रोल कर लिया या कंट्रोल करना, लेकिन ये इस एक वर्ड के पीछे काफ़ी सारी जतन, कोशिशें, मेहनतें, बहुत कुछ होता है। ठीक है, तो कंट्रोल करना किसी भी चीज़ को, खास करके बिज़नेस में अगर हम जो है वो अपनी स्ट्रैटेजी फॉर्मुलेट कर रहे हैं, इम्प्लीमेंट कर रहे हैं किसी के अंदर भी, तो इम्प्लीमेंट करके हम नताइज जो अखज़ कर रहे होते हैं उनको कंट्रोल करना। क्योंकि हर शख्स का छोटा सा भी आप कोई काम घर के अंदर भी शुरू करते हैं या उससे थोड़ा सा फैलाते हैं, तो भी आपको वो कंट्रोल करना मुश्किल हो रहा होता है, अगले बंदों को भी, और फिर जगह को, और सारी चीज़ों को, जिन प्रोसेस से आप गुजर रहे होते हैं, फाइनेंसर्स को, और डिफरेंट चीज़ें। तो ये कंट्रोल जो प्रोसेस है, ये स्ट्रेटजिक इम्प्लीमेंटेशन, ये इवेलुएट एंड कंट्रोल, ये चीज़ जो है ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी इसके अंदर। दिस इन्वॉल्व मेजरिंग परफॉर्मेंस, या आप परफॉर्मेंस अपनी मेजर करेंगे अगेंस्ट द स्ट्रेटजिक गोल्स, जो इस गोल्स आपने बनाए थे, वहाँ तक आप पहुँचे, उन चीज़ों में कामयाब हुए, नहीं हुए, एंड टेकिंग करेक्टिव एक्शन एज नीडेड। अगर ज़रूरत नहीं है करेक्टिव एक्शन लेने की तो नहीं करेंगे। ठीक है, आप उस सिलसिले को जारी रखेंगे, लेकिन अगर ज़रूरत पड़ गई है कि आप कुछ करेक्शन करें, अपनी गलती, बहुत सी सारी चीज़ें इंसान अपनी गलतियों से भी सीखता है, एक तो ये बात, लेकिन आजकल जो सबसे ज़्यादा सीख रहा है वो डायनामिज़म की वजह से सीख रहा है। ये डायनामिज़म क्या होता है? डायनामिक, हमारा इन्वायरमेंट, जब मैं कहती हूँ हमारा इन्वायरमेंट बहुत डायनामिक हो गया है, डायनामिक का मतलब क्या हुआ, तेज़ी से इसके अंदर चेंजेस आ रही हैं। ठीक है, तो इन चेंजेस की वजह से जो हम सीखते चले जा रहे हैं, आगे से आगे बढ़ रहे हैं, आपने देखा कि टेक्नोलॉजी में कितना ज़्यादा चेंज आ गया। ठीक है, अब डिफरेंट अब अभी पहले कुछ दिनों तक कंप्यूटर था, फिर कंप्यूटर के बाद आपने देखा और चीज़ें आई, एप्लीकेशंस आई, सब कुछ आया, और अब एआई आ चुका है। ठीक है,
तो वो सारी चीज़ें जो है तेज़ी से जो चेंज आ रहा होता है, इन सब चीज़ों को साथ लेके चलना है। करेक्टिव एक्शन उसकी ज़रूरत इस वक्त भी पड़ जाती है कि अब हमें लेने, वरना हम किसकी मिसाल बन जाएंगे, नोकिया की मिसाल बन जाएंगे। ठीक है, तो ये वाली चीज़ें ज़रूरी होती हैं। द कंपनी शुड रेगुलरली रिव्यू एंड अपडेट। अब ये वाली चीज़ आ गई, इसी के अंदर ही आ गई कि रेगुलरली रिव्यू करते रहें, अपडेट करते रहें इट्स स्ट्रैटेजिक प्लान टू रिफ्लेक्ट चेंजेस इन द बिजनेस एनवायरनमेंट, कि बिजनेस एनवायरनमेंट के अंदर ये हमारा ये वाला प्लान जो था ये किस तरह से चेंज होके आया। ठीक है, तो ये चीज़ है। द कंपनी शुड रेगुलरली रिव्यू एंड अपडेट इज स्ट्रैटेजिक प्लान टू रिफ्लेक्ट चेंजेस इन द बिजनेस एनवायरनमेंट। हियर आर सम एडिशनल कंसिडरेशंस फॉर कंप्लीटिंग द स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट प्रोसेस फॉर अ गारमेंट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी। अब क्योंकि आपसे इसी का सवाल पूछा गया था गारमेंट मैन्युफैक्चरिंग का, तो हम पहले यही देख लेते हैं जी। कुछ एडिशनल चीज़ें भी आपको देखनी होती हैं, एडिशनल कंसिडरेशंस भी देख लीजिए। इन्वॉल्व की स्टेक होल्डर्स इन द प्रोसेस। ठीक है, अब जो की स्टेक होल्डर्स होते हैं ये आपको पता होने चाहिए। स्टेक होल्डर्स मैंने बता दिया बहुत सारे हैं, पीछे भी हैं आगे भी हैं। ठीक है, स्टेक होल्डर्स, अब उनमें से की कौन से हैं कि फ़िलहाल मुझे इस वाले स्टेक होल्डर से मसलन फाइनेंसर से राब्ते की ज़रूरत है। ठीक है, मुझे इतना पैसा चाहिए इन्वेस्ट करने के लिए जो मुझे लगाना है, तो मुझे कोई अच्छा सा इन्वेस्टर्स मिल जाए, कोई बैंक मिल जाए, या आजकल आपको पता है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस बहुत आपके इर्द गिर्द फैल गए, तो वहाँ से आप फाइनेंसेस ले लेते हैं। ठीक है, उसके बाद उनको आप इंटरेस्ट पे करते रहते हैं, या जिस तरह भी जो आपकी हेल्प हो सकता है कोई रिश्तेदार हो सकता है कोई और हो जो कहे कि नहीं भाई आप इंटरेस्ट ना पे करो। ठीक है, हमारा जो है दीन भी है वो भी इसकी इजाज़त नहीं देता, तो हम ऐसा करते हैं कि हम आपको प्रोवाइड कर देंगे, मुनाफे में हमें इस तरह से हिस्सा दे देना। कुछ ऐसे इंस्टीट्यूशंस भी हैं जो इस्लामिक लॉ के तहत भी प्रोवाइड करते हैं। तो वो सारी चीज़ें आप देखेंगे कि आपके की कौन से होंगे स्टेक होल्डर्स इन द प्रोसेस। उसके बाद बी फ्लेक्सिबल एंड अडेप्टेबल। ठीक है, फ्लेक्सिबल का मतलब है कि उसमें रद्दो बदल की गुंजाइश हमेशा रखनी चाहिए। देखो रिजिड जो होती है वो सिर्फ रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, हमेशा याद रखना। वो जिनको हम फॉलो कर रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशन के हो गए, यानी 1973 का कॉन्स्टिट्यूशन जो हम लोग फॉलो कर रहे हैं। ठीक है, जिसके तहत हर कानून के तहत हम लोग ज़िंदगी गुजारते हैं पाकिस्तानी शहरी के हिसाब से। एक वो कॉन्स्टिट्यूशन के उससे हम इधर उधर नहीं कर सकते, वो एक्ट बने हुए हैं और उन एक्ट को उसी तरह तरीके से फॉलो करना है। ठीक है, एक तो वो हो गया कॉन्स्टिट्यूशन। अच्छा, एक जब कंपनी बनती है, जब कोई भी आपकी ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म हो रही होती है, तो उस वक्त कुछ लॉज रूल्स रेगुलेशंस रखे जाते हैं जिनको स्ट्रिक्टली फॉलो करना होता है, और वो रिजिड होते हैं। रिजिड का मतलब है उनमें रद्दोबदल नहीं हो सकता। अच्छा, लेकिन आपने देखा कि बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर कुछ गुंजाइश रखी जाती है, अगर ऐसा हुआ तो ऐसा कर लेंगे। वो गुंजाइश कहाँ रखी जाती है, मैं हमेशा बताती हूँ कहाँ रखी जाती है, पॉलिसीज़ के अंदर। पॉलिसी बनेंगी, देखें रूल्स तो ये है कि सारे बच्चों ने फ़ीस देनी है मसलन। ठीक है, तो अब ये सबको पता है कि कोई बच्चा आएगा स्कूल में एडमिशन लेगा तो उसे फ़ीस देनी है, लेकिन पॉलिसी क्या है, अगर 85% मार्क्स हुए तो हम उसे स्कॉलरशिप देंगे मसलन, या फ्री उसकी फ़ीस जो है वो फ्री कर देंगे मसलन। तो जो हमेशा देखना याद रखना फ्लेक्सिबिलिटी होती है वो कहाँ रखी जाती है, पॉलिसीज़ में, रूल्स में नहीं हो सकती। रूल्स क्या होते हैं, रिजिड होते हैं, वो बिल्कुल जैसे हैं उसको इसी तरह फॉलो करना है। पॉलिसीज़ के अंदर हम थोड़ी बहुत उसको रद्दो बदल, तो ये फ्लेक्सिबिलिटी जो है ये हमें कहाँ इख्तियार करनी है, हमें देखना है। बी फ्लेक्सिबल एंड अडेप्टेबल। अडेप्टेबल का मतलब नई जो जिद्दतें आ रही हैं, चेंज आ रही है, उसको हम ऐसी जगह ज़रूर रखेंगे अपने पास कि हम उसको चेंज कर सकें। हम ला के उसकी जगह जो है वो दूसरी थोड़ी सी जिद्दत, थोड़ी सी उसके अंदर जो है वो इनोवेशन कर सकें। तो इस तरह का कम्युनिकेट इफेक्टिवली, ये तो सभी को पता है सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर इफेक्टिवली कम्युनिकेट नहीं कर पाए तो हमारी बात आगे पहुंच ही नहीं पाई। फिर जब आगे नहीं पहुंच पाई तो इसका क्या मतलब है कि हम जो रिज़ल्ट चाह रहे थे वो रिज़ल्ट हमें हासिल नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो इन चीज़ों का ध्यान जो है वो सबसे पहले हमें रखना पड़ता है। अब हम जिस चीज़ की तरफ आएंगे, मेजर एंड मॉनिटर प्रोग्रेस। ठीक है, अब जो है हमें अपनी जो हम जहाँ तक पहुँचे हमने अपना सिलसिला शुरू किया, हम अब मेजर करेंगे, मॉनिटर करेंगे अपनी प्रोग्रेस को कि आया हमारा जो काम था, जो चीज़ें हम लेके शुरू हुए थे उसमें कितनी, यानी कॉस्ट एंड बेनिफिट एनालिसिस भी आ सकता है इसके अंदर। डिफरेंट चीज़ें कि हमने जो लागत लगाई थी हमको उस पर मुनाफा कितना हुआ। ठीक है, वर्कर्स जो हमने लगाए थे उनको जो वेजेस हमने पे की, जो हमारे खर्चे आए, जो हमने बिल्डिंग ली थी उसके ऊपर कुछ किराया था। ठीक है, या फिर क्या थी वो बिल्डिंग हमारी अपनी थी। ठीक है, तो जो भी हमने जो उसको ख़रीद फरोख्त किया उसकी अभी किस्तें बाकी हैं, इंस्टॉलमेंट्स पे कर रहे थे हम, जो भी इस तरह की चीज़ें, तो सारा ये मेजर आखिर में बैठ के करते हैं। मेजर एंड मॉनिटर प्रोग्रेस, अपनी प्रोग्रेस जो है वो करेंगे। अगर कुछ एडिशनल कंसिडरेशंस है तो वो यहाँ के ऊपर ले ली जाती हैं। ठीक है, और अगर नहीं है तो फिर जैसा हमारा काम चल रहा है हम इस तरह चलते रहेंगे। इन्वॉल्व की स्टेक होल्डर्स इन द प्रोसेस।
ठीक है। अब हम इन्वॉल्व करेंगे की स्टेक होल्डर्स को इस प्रोसेस के अंदर। दिस इंक्लूड्स एम्प्लॉयज, कस्टमर्स, सप्लायर्स एंड इन्वेस्टर्स। ये स्टेक होल्डर्स कौन कौन से हो सकते हैं? एम्प्लॉयज जिनसे हमें काम करवाना है, उन तक हमारी बात पहुंच गई, हम सही से काम करवा सकें। ठीक है। कस्टमर्स, मैंने बताया कि उनको क्वालिटी चाहिए, उनको जो है वो जो खर्चा करेंगे उससे उनको अच्छी चीज़ और वो फीडबैक भी दे सकते हैं हमारे लिए। सप्लायर्स, सप्लायर जो हैं वो तो आपको पता ही है कि वो हमारे पास जब लगाएंगे जब हम उनको कोई अच्छा गेन दे रहे होंगे। उनकी जो सप्लाईज़ हैं, रॉ मटेरियल अगर फराहम कर रहे हैं कुछ इस तरह का, या फिर वो पीछे से, जिससे कहना चाहिए अगर हम जूस की हमारी कोई मैन्युफैक्चरिंग और पीछे खेत वाले से हम उससे फ्रूट्स ले रहे थे या कुछ ऐसा ले रहे थे, तो फिर उसको पीछे से वो प्रोवाइड करनी होगी। वो सारी चीज़ें जो हैं वो हमें देखनी होंगी। सप्लायर्स एंड इन्वेस्टर्स, इन्वेस्टर्स आपको पता ही है कि जो लोग इन्वेस्ट करना चाहेंगे, अगर वो देखेंगे ये बिज़नेस ग्रो कर रहा है तो वो आके इन्वेस्ट करेंगे। अगर वो कहेंगे कि ये बिज़नेस जो है ये ग्रो नहीं करा तो फिर वहाँ पे वो इन्वेस्ट नहीं करेंगे। बी फ्लेक्सिबल एंड अडेप्टेबल, ये मैंने बता दिया आपको, पॉलिसीज़ के अंदर रखा जाता है, मुख्तलिफ जगह इस तरह की रखी जाती हैं जहाँ हम थोड़ी सी जिद्दत इख्तियार कर सकें। बिजनेस एनवायरनमेंट इज़ कॉन्स्टेंटली चेंजिंग, सो द कंपनी शुड बी प्रिपेयर टू एडजस्ट इट्स स्ट्रैटेजी एज नीडेड। कम्युनिकेट इफेक्टिवली, ये बात आपको पता चल गई अच्छी तरह से कि कम्युनिकेट अच्छा से करना चाहिए। कम्युनिकेशन जितनी अच्छी होगी उतना ज़्यादा लोग आपके लिए काम करेंगे। और मैंने बिज़नेस के शुरू में भी आपको पढ़ाया था कि ये रिलेशनशिप जो ये बहुत ज़्यादा HRM में आजकल इंपॉर्टेंट हो गई है कि कोई किसी के लिए काम कर रहा है। मसलन आजकल बहुत सारे लोग जो इस चीज़ के ऊपर वो बहुत ये होते हैं, मैं फ़लाँ ऑर्गेनाइजेशन से वाबस्ता हूँ, तो ठीक है, तो वो उनके लिए एक अच्छी बात होती है जिसको वो चाहते हैं कि वो बताएं कि ये ऑर्गेनाइजेशन जो है, सबको पता होता है कि ये जो ये इतना बेनिफिट देती है आपको, आपको जो है ये चीज़ें प्रोवाइड कर रही है, तो वो वहाँ से मुंसलिक होना पसंद करते हैं। तो कम्युनिकेट इफेक्टिवली, ये कम्युनिकेशन ही है जो आपको यहाँ तक लेकर आती है। द कंपनी शुड कम्युनिकेट इट्स स्ट्रैटेजी टू ऑल एम्प्लॉयज़ एंड स्टेक होल्डर्स इन अ वे दैट इज़ क्लियर, कंसाइज एंड अंडरस्टैंडेबल। क्लियर होना चाहिए, कंसाइज, छोटी से छोटी बात कहें और समझ में आने वाली हो। मेजर एंड मॉनिटर प्रोग्रेस, आपको मेजर करनी है, मॉनिटर करनी है अपनी प्रोग्रेस। द कंपनी शुड रेगुलरली मेजर इट्स प्रोग्रेस against its strategic goals and make adjustments to the plan as needed. By following these steps, garment manufacturing companies can develop and implement strategies that will help them achieve their long-term goals. अब ये बात हमेशा याद रखना कि जो स्ट्रैटेजीज़ होती हैं वो लॉन्ग टर्म गोल्स होती हैं। टास्क जो होते हैं वो शॉर्ट टर्म होते हैं, यानी 3 महीने का कोई टास्क दिया था वो आपने कंप्लीट कर लिया, नहीं किया, ठीक है, लेकिन स्ट्रैटेजीज़ जो बनेंगी वो लॉन्ग टर्म के लिए बनती हैं। ठीक है, वो कंपनीज़ पूरी बना के रखती हैं अपने पास, फिर उनमें चेंज आ सकता है, हुकूमत चेंज हो गई, कोई इंटरनेशनल लॉ पास हो गया, कुछ भी ऐसी चीज़ हो गई, वो फिर चेंज होते हैं। इतनी आसानी से भी चेंज बार बार नहीं होते रहते कि बार बार काम चल ही नहीं पाएगा, कि स्ट्रैटेजी चेंज करते रहे तो मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, तो स्ट्रैटेजीज़ जो हैं वो लॉन्ग टर्म होती हैं, लॉन्ग टर्म बनाई जाती हैं, ये बात जहन में रह जाए कि लॉन्ग टर्म गोल्स एंड सक्सीड इन द कॉम्पिटिटिव ग्लोबल मार्केट। ठीक है, और ग्लोबल मार्केट आपको पता है बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिटिव हो चुकी है आजकल। By following these steps, garment manufacturing companies can develop and implement strategies that will help them achieve their long-term goals and succeed in the competitive global market. Understanding the garment industry, ठीक है। अब गारमेंट इंडस्ट्री को जब आपसे सवाल पूछा गया तो फिर आपको उसको अच्छी तरह से अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। द गारमेंट इंडस्ट्री इज़ अ डायनामिक एंड ग्लोबल इंडस्ट्री दैट इज़ कैरेक्टराइज्ड बाय इंटेंस कॉम्पिटिशन, रैपिड फैशन ट्रेंड्स एंड कॉम्प्लेक्स सप्लाई चेन्स। ठीक है, अब इसके अंदर आपको कंपटीशन बहुत ज़्यादा नज़र आ रहा है, आपको बहुत जल्दी जल्दी जो है फैशन चेंज होता हुआ नज़र आ रहा है, या फिर आपकी जो सप्लाई चेन्स हैं वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो गई हैं। अब यहाँ पे मैं सिर्फ आपको सप्लाई चेन बताना चाहूँगी कि क्या होता है। सप्लाई चेन क्या होता है? एक पूरी चेन चल रही होती है शुरू से, कि आपने जब काम स्टार्ट किया वो मुख्तलिफ मरहलों से गुजरता हुआ क्या हुआ कि वो पहले इधर आया, फिर मुख्तलिफ प्रोडक्शन के मरहले में आया, फिर वो प्रोडक्ट बन के निकली, मार्केटिंग, सेल्स, और फिर वो फीडबैक कस्टमर्स के हाथ में आ गया, वहाँ से आपको फीडबैक मिला। तो ये पूरी जो है ये क्या चलती है, ये जो पट्टी चलेगी ये क्या है? सप्लाई चेन है। ठीक है, चेन है पूरी और ये सप्लाई चेन है। तो ये सप्लाई चेन जो है बहरहाल ये बहुत कॉम्प्लेक्स भी हो जाती हैं कभी कभी, जब हम बहुत सारे काम कर रहे होते हैं, बहुत सारे बिजनेस कर रहे हैं, एक साथ कर रहे हैं, और फिर उनमें मुख्तलिफ चीज़ों की ज़रूरत है और मुख्तलिफ मराहल से गुजर रहे हैं, तो ये कॉम्प्लेक्स सप्लाई चेन्स भी हो जाती हैं। और ख़ास करके गारमेंट फैक्ट्री के अंदर कॉम्प्लेक्स भी हैं, क्योंकि गारमेंट फैक्ट्री में सिर्फ आप आ जाते हैं तो फिर आपको किसी तरफ फोकस करना पड़ता है। मसलन आप चिल्ड्रन की तरफ फोकस कर रहे हैं, मसलन आप लेडीज़ गारमेंट्स की तरफ फोकस कर रहे हैं, मसलन आप मैन की तरफ जा रहे हैं, मसलन जो है वो आप कॉटन में कर रहे हैं, मसलन आप सिल्क में कर रहे हैं, मसलन आप शादी वाले कर रहे हैं, मसलन आप नॉर्मल वाले कर रहे हैं, तो वो जो है काफ़ी निशेज़ अलग-अलग, इसको कहते हैं निश। किसी निश का मतलब है किसी एक तरफ फोकस करना। ठीक है, तो वो निशेज़ क्रिएट हो जाती हैं कि हमें किस जगह पे काम करना है। मसलन अगर बाज़ लोगों को आपने देखा होगा वो सिर्फ ब्राइडल्स ही करते हैं,
ठीक है, जो ड्रेसिंग होगी उनकी या जो भी चीज़ होगी वो सिर्फ ब्राइडल ही होगा, या फिर वो अपना पूरा एक लॉट निकालते हैं जो सिर्फ ब्राइडल होती है। ठीक है, और बाज़ लोग होते हैं जो कॉमनली जो उनके होते हैं कि समर ट्रेंड या उनके विंटर या इस तरह करके जो है वो ट्रेंड्स निकल रहे होते हैं। गारमेंट मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज फेस अ नंबर ऑफ चैलेंजेस इंक्लूडिंग लो प्रॉफिट मार्जिन्स। ठीक है, अब जो है आपको मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज के अंदर वो बहुत सारे चैलेंजेस भी फेस करने होते हैं, जिसके अंदर सबसे पहले आपका आ जाता है लो प्रॉफिट मार्जिन्स। ये लो प्रॉफिट मार्जिन्स क्या होते हैं, यानी कमाने की कम से कम उसके अंदर होती है, क्योंकि कंपटीशन इतना ज़्यादा है कि कमाने की सलाहियत है, प्रॉफिट की जो आप जनरेट करते हैं उसमें जो है वो मार्जिन बहुत ही लो होता है। द प्रॉफिट मार्जिन इन अ गारमेंट इंडस्ट्री आर टिपिकली वेरी लो ड्यू टू फैक्टर्स सच एज हाई प्रोडक्शन कॉस्ट, लो सेलिंग प्राइसेस एंड फियर्स कंपटीशन। देखो, एक तो प्रोडक्शन कॉस्ट बहुत हाई होती हैं। देखो, कपड़ा पहले जो कॉटन है, अगर फर्स्ट कर लो कॉटन के ही ड्रेसेस हैं, तो कॉटन पहले ग्रो होगी कहीं, उसके बाद उसका धागा बनाया जाएगा, धागे के बाद उसका बुनारा होगा, यानी उसको कपड़े की शक्ल में लाया जाएगा, कपड़ा फिर प्रिंटिंग के मरहले से गुजरेगा। ठीक है, फिर वो प्रिंटिंग के बाद फिर वो किसी शक्ल में आ सकेगा, चाहे आप बच्चों की तरफ चले जाएँ, चाहे आदमियों की तरफ आ जाएँ, चाहे फिर आप ख़वातीन की तरफ आ जाएँ। तो अब मेंस के अंदर भी वैरायटी हो गई। ठीक है, मेंस के अंदर शलवार कमीज़ भी हो गए, मेंस के अंदर शलवार कमीज़ों में भी कई वैरायटीज़ हैं, पजामाज हैं और कुर्ते हैं, कमीज़ें हैं और बहुत सारी, फिर उसके अलावा शर्ट्स, पैंट्स और ये इस तरह की, तो वो उन्हीं में वैरायटी जो है वो काफ़ी सारी हो जाती है। और यही वैरायटी जो है डिफरेंट डिफरेंट करके बच्चों में और लेडीज़ में सब में यही चीज़ें आ जाती हैं। तो फैशन ट्रेंड्स आर कॉन्स्टेंटली चेंजिंग एंड गारमेंट मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज मस्ट बी एबल टू क्विकली अडेप्ट to new styles and preferences in order to remain competitive। अब इन्हें competitive भी रहना पड़ेगा, तो इन्हें जल्दी जल्दी तेज़ी से ये चीज़ें जो है अपनानी भी होंगी, चेंज भी करनी होंगी, तो इतनी हद रखनी पड़ती है, रखना लेना होता है। तो ये सारी चीज़ें, एक तो प्रॉफिट मार्जिन बहुत कम है, फिर फैशन ट्रेंड्स तेज़ी से चेंज हो रहे हैं, फिर सप्लाई चेन मैनेजमेंट जो है। गारमेंट मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज ऑफन हैव कॉम्प्लेक्स सप्लाई चेन्स एंड स्पैन मल्टीपल कंट्रीज। They must be able to manage these supply chains effectively in order to ensure that products are produced on time and to a high quality standard। ठीक है, अब टाइम इसके अंदर आ गया, बहुत इंपॉर्टेंट है। मसलन आप जो चीज़ तैयार करें, मसलन आप लोन के कपड़े तैयार कर रहे थे, ऐसा ना हो कि वो बनते बनते सर्दियों में आ जाएं, तो सर्दियों में तो लोन के कपड़े कोई नहीं खरीदेगा। अभी सर्दी का सीज़न है, तो अभी किसके कपड़े तैयार होकर आ जाने चाहिए मार्केट के अंदर? ठीक है, जो विंटर वेयर हैं, वो इस तरह के ड्रेसेस, इस तरह के जो स्वेटर्स हैं, इस तरह की चीज़ें हैं, तो वो जो है वो मार्केट के अंदर आ जानी चाहिए। तो ये वाला स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट प्रोसेस इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ गारमेंट इंडस्ट्री, द स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट प्रोसेस फॉर अ गारमेंट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी मस्ट टेक इनटू अकाउंट द यूनिक चैलेंजेस एंड अपॉर्चुनिटीज़ ऑफ इंडस्ट्री। यहाँ के ऊपर आपको यूनिक किस्म के, यानी अलग किस्म के, जो हर जगह नहीं होते, इस किस्म के चैलेंजेस और अपॉर्चुनिटीज़ भी मौजूद होते हैं। हियर आर सम स्पेसिफिक कंसिडरेशंस फॉर गारमेंट मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज। कुछ खास किस्म की आपको चीज़ें यहाँ कंसिडरेशन जो हैं वो देनी ज़रूरी होंगी, वो आपको बताते हैं क्या हो सकती हैं। जी आगे बढ़ाइए। फोकस ऑन इनोवेशन एंड प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन। ठीक है, तीन चीज़ें हम यहाँ पढ़ने वाले हैं। पहले आपने फोकस करना है इनोवेशन पे और प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन के ऊपर। ये इनोवेशन और प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन क्या होती है? ये दो स्ट्रैटेजीज़ हैं। ठीक है, ये दो स्ट्रैटेजीज़ के नाम हैं। एक कहलाएगा आपका फोकस। फोकस को मैंने कहा निश, अभी मैंने आपसे तस्करा किया इसीलिए मैंने पहले थोड़ा सा बता दिया था कि निश क्या चीज़ होती है, कि जैसे मैंने बताया कि अभी हम एक तो लेडीज़ गारमेंट की तरफ तवज्जो देंगे और फिर लेडीज़ गारमेंट में लोन के कपड़ों की तरफ, या फिर अभी जैसे विंटर आ रही है तो अभी कॉटन के कपड़ों की तरफ। ठीक है, तो वो इस तरह शलवार कमीज़ पे हमारा फोकस ज़्यादा होगा जैसे, तो इस तरह करके। अब मैं आपको ये बताऊं कि ये निशेस के ऊपर किसने काम किया है और जो कामयाब रहा, बिल्कुल छोटा सा क्रॉलिंग बेबी जिसे कहा जाता है, बिन सईद। ठीक है, पहले आपके जॉइंट्स खड़े हुए थे। कौन कौन से जॉइंट्स आपके खड़े हुए थे? अब बहुत सारे बड़े बड़े नाम, गुल अहमद हो गया, और कौन कौन से हो गए, साना सफीनाज हो गया और अलकरम हो गया, और इस तरह के बहुत सारे ये जो हैं बड़े जॉइंट्स ये मार्केट के अंदर मौजूद है। ऐसे में बिन सईद आता है जो बिल्कुल क्रॉलिंग बेबी, यानी स्टार्ट करता है अपना जो काम हुआ है वो स्टार्ट करता है, लेकिन ये निशेस के ऊपर काम करता है। इसने निश किसको कहा? ख़वातीन के ड्रेसेस को कहा। ख़वातीन के ड्रेसेस में मैं कहती हूँ कि हमेशा के इसने बहुत अच्छी, यानी इन्होंने सिलाई की तरफ फोकस किया, उसकी क्वालिटी यानी कपड़े का कलर जो है वो फेड नहीं होगा, उसकी सिलाई और फिर प्राइसेस उसकी रीज़नेबल रखी, ताकि जो ख़वातीन जॉब करने वाली ख़वातीन हैं और उनके पास टाइम नहीं होगा सिलाई करने का या इस तरह से, तो उनको आसानी हो और उनके लिए ये चीज़ें प्रोवाइड की। आपको पता है कि आजकल बहुत ज़्यादा जो है वो ख़वातीन मर्द दोनों ही मिल के ही काम कर रहे होते हैं, तो उनके पास इतना टाइम नहीं होता कि पहले जिस तरह घर पर सिलाई लोग कर लिया करते थे कि वो आप वो चीज़ें कर सके।
तो फिर उन्होंने इस तरफ ये चीज़ महसूस की, खुद हो सकता है उनके अपने घरों में भी ख़वातीन हो जिनको इस किस्म की ज़रूरत हो, फिर उन्होंने कहा हो कि मुझे ये चीज़ नहीं मिल रही कहीं से, तो फिर उनका जहन इस तरफ आया और उन्होंने इस एक निश बनाई और उसके ऊपर फोकस किया और उसके ऊपर काम करना शुरू कर दिया। ठीक है, अब जब काम करना शुरू किया तो वो एकदम से बूस्ट कर गया, बूस्टअप हो गया इतने बड़े जाइंट्स के बीच में। हालांकि कपड़े पहले से मौजूद थे, सिले हुए भी थे, ठीक है, जो फिनिश जो जिसे कहना चाहिए आइटम्स ऐसे भी मौजूद थे, ठीक है, जोड़े मौजूद थे, लेकिन उनके अंदर प्रॉब्लम हो जाती थी। इस कहीं स्टिच की प्रॉब्लम हो जाती थी, धागे फट जाते थे, ठीक है, कहीं कलर की प्रॉब्लम हो जाती थी, रंग फेड हो जाते थे। तो वो जॉब वाली ख़वातीन जो हैं वो उनको ज़्यादा देर तक कैरी नहीं कर पाती थी, कभी वो फट जाने की वजह से, सिलाई अच्छी ना होने की वजह से, कभी जो है वो इस वजह से कि कलर फेड हो रहे हैं, और इस वजह से अब जो है वो ख़वातीन की पहली चॉइस क्या बन गया, ख़वातीन जब पहले दुकान पे जाती हैं तो पहले क्या कहती हैं कि भाई इसका ब्रांड का नाम लेती हैं कि इस ब्रांड के आपके पास कपड़े हैं या नहीं है, ठीक है। तो वो ब्रांड जो है वो फिर अगर मिलता है उसका होता है तो वो बताता है नहीं अभी सीज़न चेंज होगा तो आएगा, वो टाइम बता देता है या कुछ हो जाता है, तो फिर वो मजबूरी में दूसरी तरफ जाती हैं, रुजू करती हैं जिससे कहना चाहिए। तो ये जगह बना लेनी, एक क्रॉलिंग बेबी जो आया था, जो अभी अभी स्टार्ट हुआ था जिसे कहना चाहिए, और वो एकदम से इतना बूस्ट कर जाता है और इतनी पावर इतनी स्ट्रेंथ उसको मिल जाती है, तो वो जो है निशेस पे काम करने की वजह से। तो ये जो दो निशेस आपको बताई, एक फोकस थी, तो ये फोकस स्ट्रेटजी पे इन्होंने काम किया, और दूसरी है प्रोडक्ट डिफ्रेंसिएशन। प्रोडक्ट डिफ्रेंसिएशन का मतलब है थोड़ा सा डिफरेंट कर देना, यूनिकनेस डेवलप कर लेनी। और वो बहुत सारी ऐसी प्रोडक्ट्स भी हैं जिनके अंदर पहले से होता है। मसलन गर्मी के ज़माने में अगर आपने साबुन देखा तो लाइफ बॉय था, लाइफ बॉय पहले साबुन आया करता था, एक लाल रंग का साबुन, ठीक है, और उसके अलावा उसकी कोई वो नहीं थी। उसके अंदर आहिस्ता आहिस्ता उन्होंने डिफ्रेंसिएशन डेवलप करनी शुरू की, जिस तरह और साबुनों के अंदर कलर्स मौजूद थे, खुशबू मौजूद थी, ये लेकर आए। फिर उसके बाद आपने देखा कि वो साबुनों के अंदर, वैसे तो ये और भी अपनी प्रोडक्ट्स ले आए, मतलब शैम्पू भी ले आए, और मसलन हैंड वॉश, और इस दिनों को कोविड के दिनों में और जो ये सिचुएशन जो बीच में इस तरह की गुजरी, तो उसके दिनों में ऐसी भी चीज़ें ये अपनी लेकर आ गए मार्केट में, सैनिटाइजर्स ले आए, अपने हैंड वॉशेस ले आए, ये ले आए। और साथ साथ इन्होंने क्या किया कि साथ साथ ये जो है एक फोकस भी इन्होंने थोड़ा सा उसको भी डेवलप करने की कोशिश की, जो पहले से इनका एक था साबुन, यानी कि उसके अंदर ये गर्मियों के ज़माने में नीम का साबुन भी इन्होंने इंट्रोड्यूस करा दिया। तो वो एक यूनिकनेस जो है डेवलप करना कि आप थोड़ा सा उन जो आम जो मार्केट में अवेलेबल चीज़ें हैं उनसे थोड़ी सी कोई यूनिकनेस डेवलप कर लें। तो ये जो आपके पास आया डिफ्रेंसिएशन की, प्रोडक्ट डिफ्रेंसिएशन आपने करनी है, तो उसके अंदर आपने थोड़ी सी प्रोडक्ट डिफ्रेंसिएशन ये की कि अब सब लोग जो है वो लाजमी तौर पर गर्मियों के ज़माने में जब उनको स्किन का प्रॉब्लम है या कुछ इस तरह का, वो किस तरफ जाएंगे, नीम के साबुन की तरफ जाएंगे। तो वो इस तरह से उन्होंने ये डेवलप की। तो ये आपका हो जाता है फोकस और प्रोडक्ट डिफ्रेंसिएशन, दो स्ट्रैटेजीज आपकी आ गई। गारमेंट मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज मस्ट बी एबल, अच्छा गारमेंट्स के अंदर भी यही चीज़ होगी, जिस तरह मैंने बताया बिन सईद की आपको मिसाल दी, और प्रोडक्ट डिफ्रेंसिएशन के हवाले से मैंने आपको बता दिया कि या तो ब्राइडल्स हो गए, या फिर ये है कि आप किस जगह पे काम कर रहे हैं, आप कॉटन में ही काम कर रहे हैं, या सर्दियों का भी विंटर कलेक्शन हो गई। तो वो इस तरह से जो है थोड़ी सी डिफरेंट उसके अंदर चीज़ें आप जो है, मसलन आप कपड़ा जो है जो पहले चादर में यूज़ किया करते थे, अब उस कपड़े के आपको कपड़े भी मिलने शुरू हो गए सर्दियों में, कि लोग कराची में इतनी सर्दियाँ पड़ती नहीं हैं, तो वो उसी का पूरा सूट आपको अवेलेबल हो जाएगा कि आप सिर्फ सूट ही पहन लीजिए, तो वो इतनी सर्दियाँ होंगी कि आप उसी सूट के अंदर ही आपका आराम से वो सर्दियाँ जो हैं वो गुजर जाएंगी। तो वो इस तरह की भी चीज़ें जो है वो थोड़ा सा यूनिकनेस डेवलप कर लेते हैं उसके अंदर, तो ऐसी चीज़ें आपको मिलने नज़र आ जाती हैं। Garment manufacturing companies must be able to differentiate their products from those of their competitors in order to command higher prices and achieve higher profits, profit margins. This can be done through innovation and design. ठीक है, ये जो है ये सिर्फ जिद्दत पसंदी की वजह से, डिज़ाइनिंग की वजह से हो सकता है, मटेरियल्स की वजह से हो सकता है, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसेस की वजह से हो सकता है। अच्छा, इसी में मैं आपको पहले बता दूं, सबसे पहले जो इनोवेशन हुई थी ड्रेसेस के ऊपर ही अगर मैं बता दूं आपको, तो ड्रेसेस में पहले ड्रेसेस जो थे वो कॉटन के ऊपर कोई काम नहीं हुआ करता था सच, इस तरह का, मतलब कि कोई जो है उसके ऊपर शीशे का काम हो या कोई इस तरह की काम हो, मोती लगे हुए हो, ये इस तरह के। लेकिन एक ये भी आपको एक इनोवेशन सबसे पहले देखने को मिली थी कि कॉटन, पहले सिल्क के ही कपड़ों पे लगता था कि इस तरह के काम होते हैं या इस तरह के हुआ करते थे, फिर आपको कॉटन के अंदर भी ये चीज़ें, और फिर भी आपको ब्राइडल में ही नज़र आती थी। फिर आहिस्ता आहिस्ता ये ट्रेंड जो है ये कैजुअल वेयर तक भी आ गया कि अब आम तौर पे भी कपड़े ऐसे बनते हैं कि जिसमें थोड़ी सी उन्होंने बेल लगा दी इस तरह की मोती वाली, या इस तरह का कुछ कर दिया, शीशे का काम बना दिया, गला शीशे का मसलन बना हुआ है, या इस तरह की चीज़ें। तो अब ये चीज़ें आपको आम ड्रेसेस के अंदर भी नज़र आने लगी। तो ये भी थोड़ी सी इनोवेशन, एक जिद्दत लेकर आए, थोड़ा सा डिफरेंट उन्होंने अपने, कोई भी ब्रांड जो है वो अपनी डिफ्रेंसिएशन कुछ डिफरेंट करने की कोशिश करता है और वो लेकर आता है। इन डिज़ाइन मटेरियल्स मैंने बता दिया, मटेरियल्स वही जो लगते हैं, दबके का काम हो गया, इस तरह की चीज़ें होंगी मुख्तलिफ।
मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसेस बिल्ड स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप विद सप्लायर्स। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि अगर आपका सप्लायर अच्छा है, वो आपको वक्त के ऊपर कपड़ा पहुंचा रहा है, वक्त के ऊपर कॉटन आपके पास पहुंच रही है, अच्छी क्वालिटी पहुंच रही है, जो वो चाह रहा था वो फ़ौरन उसके ऊपर काम करना शुरू कर रहा है, तो इनसे जो रिलेशनशिप अगर आप अच्छी डेवलप कर लेते हैं और वो आपके एक देर पास साथी बन जाते हैं, तो फिर आपकी जो पोजीशन है मार्केट के अंदर वो बड़ी स्ट्रॉन्ग हो जाती है। ठीक है, फिर जो है आप अपना काम लेके चलते हैं और फिर दोनों को फ़ायदा पहुंचता है। गारमेंट मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज रिलाई ऑन अ नेटवर्क ऑफ सप्लायर्स टू प्रोवाइड देम विद रॉ मटेरियल्स, कंपोनेंट्स एंड फिनिश गुड्स। Building a strong relationship with these suppliers is essential for ensuring a reliable and cost-effective supply chains. अब ये देखो, इसके अंदर मटेरियल तो समझ में आ गया कि रॉ मटेरियल होगा। ये फिनिश गुड्स की जो बात कर रहा है, फिनिश का मतलब होता है कि कम्प्लीटली, अगर वो कपड़ा आप बेच रहे हैं तो वो कंप्लीट कपड़ा आपके पास है, यानी पीछे से कोई बना के, मसलन अलकरम की फैक्ट्री से आपका जो रिटेलर शॉप थी, रिटेलर शॉप का मतलब होता है जहाँ पे कस्टमर आके बाय कर रहा है, तो वो रिटेल शॉप कहलाती है। तो वहाँ के ऊपर जो है अगर आपका पहुँच जाता है अलकरम की फैक्ट्री से, डायरेक्ट आपने लिंक अपने डेवलप कर लिया और वो कर लिया, तो वो अब सादा कपड़ा ही आप बेच रहे हैं, वो वहाँ तक आके पहुँच जाता है। तो इट मीन्स कि आपकी दुकान पे कोई भी जो है वो आइडेंटिफाई कर सकता है कि यहाँ से हमें ये चीज़ मिल जाने वाली है। ठीक है, तो ये चीज़ जो है ये हमें कपड़ा आसानी से मैसर आ जाएगा यहाँ से, तो वो उसी दुकान का रुख करेगा और वो कहीं इधर उधर नहीं जाएगा। तो अपनी जो है ये डेवलप करने के लिए भी स्ट्रॉन्गनेस, तो ये जो है फिनिश प्रोडक्ट्स भी वहाँ के ऊपर मिलती हैं, फिनिश गुड्स एंड कमांड हायर प्राइस, डेवलप अ स्ट्रॉन्ग ब्रांड। अब ब्रांड आप स्ट्रॉन्ग अपनी डेवलप कर लें, जिस तरह गुलामत वालों ने अपनी स्ट्रॉन्ग ब्रांड क्रिएट की हुई है, आपको पता है आइडियाज़ की। ठीक है, और इस तरह से मुख्तलिफ जो आपको, जिस तरह मैंने अभी बिन सईद का नाम लिया, इन्होंने अपनी ब्रांड डेवलप कर ली, और इस तरह से ब्रांड जो है वो सना सबीनास की ब्रांड डेवलप हुई है। बहुत सारे जो हैं ऐसे आपको नजर आ जाएंगे। अ स्ट्रॉन्ग ब्रांड कैन हेल्प गारमेंट मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज टू डिफरेंशिएट देयर प्रोडक्ट्स, अट्रैक्ट कस्टमर्स एंड कमांड हायर प्राइसेस। Companies should invest in building a strong brand through effective marketing and branding strategies, respond to sustainability concerns. ठीक है, अब जो सस्टेनेबिलिटी का सिर्फ एक वर्ड यहाँ से उठाऊंगी, इसका मतलब होता है, क्या मतलब होता है, कोई एक्सप्लेन कर सकता है सस्टेनेबल क्या मतलब है? हाँ, रुका हुआ नहीं, यानी आगे की जो नस्लें हैं उन तक, यानी फ्यूचर तक जो है वो हमारे लिए ये चीज़ जो एक सिलसिला शुरू हुआ है ये आगे तक के लिए हमारे कारआमद हो जाए। ठीक है, तो सस्टेनेबल यानी अभी जो प्रोग्रेस है वो होके एकदम से ख़त्म ना हो जाए कि सीज़न आया और फिर उस पर किया हमने और फिर वो बंद हो गया, सीज़न ख़त्म हुआ और फिर वो चीज़ वो हो गई। तो अब मुस्तकिल हमें उसी चीज़ पे काम करते रहना। जिस तरह मैंने अभी बिन सईद की मिसाल दी, तो बिन सईद वाले अब जो है वो निश के ऊपर तो उन्होंने फोकस कर लिया, लेकिन अब निशेस में क्या हो गया, वो लॉन के सूट्स बना रहे थे, अभी क्या शुरू हो गई, सर्दियाँ शुरू हो गई, अब वो क्या करेंगे, विंटर कलेक्शन की तरफ आ जाएंगे। तो वो इस तरह से जो है चीज़ें, वो उनका एक सस्टेनेबल एक वाक जो है आपका वो बाकी रहे। कंज्यूमर्स आर इंक्रीजिंगली कंसर्न्ड अबाउट सस्टेनेबिलिटी ऑफ द गारमेंट इंडस्ट्री। गारमेंट मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज कैन रिस्पॉन्ड टू दीज कंसर्न्स बाय अडॉप्टिंग adopting sustainable practices in sourcing materials, manufacturing processes and packaging। ठीक है, इसके बाद हम एक केस स्टडी ले लेते हैं जो कि एक रिनोन्ड आपका, जो आप सर्च करेंगे, तो मैंने बाकायदा सर्च किया कि ये चीज़ मौजूद है या फिर ये जो है अलग से बनी हुई है केस स्टडी। तो ये जो है ये कंपनी मौजूद है, H&M's स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट प्रोसेस। तो ये जो ये एक रिटेलर शॉप है जिन्होंने अपना ब्रांड बनाया हुआ है और वो कपड़ों के लिहाज से बनाया हुआ है। स्वीडन की से इसका ताल्लुक है, स्वीडिश है। H&M is a Swedish multinational clothing retailer। रिटेलर मैंने आपको बता दिया कौन होता है, जहाँ से कस्टमर्स आ रहे हैं और उनका ताल्लुक डेवलप हो रहा है, वो रिटेलर शॉप है। That is known for its fast fashion business model. H&M has a well-defined strategic management process that has helped it into become one of the world's largest and most successful garment retailers. H&M strategic management process is based on the following principles. कस्टमर फोकस, ये जो काम कर रहे होते हैं, देखो मैंने कहा हमेशा कि कस्टमर को भी हमें क्या समझना चाहिए, एक स्टेक होल्डर समझना चाहिए। जब हम कस्टमर को, हम कोई बिजनेस लेके खड़े हुए तो हम काम ही किसके लिए कर रहे हैं, कस्टमर के लिए। ठीक है, कस्टमर खरीदेगा, अगर कस्टमर का रिस्पॉन्स अच्छा है तो उसका मतलब है वहाँ काम किया जा सकता है, लेकिन अगर कस्टमर ने हमारी चीज़ रिजेक्ट कर दी तो उसका मतलब है काम करना बेकार होगा, लॉस हो सकता है। तो जो ये कस्टमर फोकस जो है, ये चीज़ इसने सबसे ज़्यादा इसको इम्पोर्टेंस दी कि हमारी जो भी चीज़ें लगी हुई हैं स्टोर के अंदर, डिपार्टमेंटल स्टोर के अंदर कहीं भी, तो वो सब क्या है, कस्टमर फोकस होनी चाहिए है। कस्टमर आए और फिर हमारी चीज़ों को प्रमोट करे। अच्छा,
H&M is committed to providing its customers with fashionable, high quality clothing at affordable prices. ठीक है, एक तो हाई क्वालिटी दे रहा है और दूसरा अफोर्डेबल प्राइसेस के अंदर दे रहा है। तो ठीक है, तो इस वजह से ये जो है अपना बरकरार है। सस्टेनेबिलिटी का मतलब वही बरकरार रहना, ठीक है, यानी कि आप जो है वो चीज़ें आपकी कायम रहें, आगे एक जगह पे जाके ख़त्म ना हो जाए।